अगर मुंशी प्रेमचंद्र जी आज जिंदा होते और गोदान की कहानी सुनाने बैठते तो शायद वो किसी राजमंच या सभा मंच से नहीं बल्कि किसी गांव की कच्ची चौपाल पर बैठकर बोलते। उनकी आवाज में शोर ना होता पर सच का बोझ जरूर होता। वो कहते, मैं तुम्हें किसी बड़े आदमी की कहानी नहीं, एक छोटे किसान की कहानी सुनाता हूँ। पर याद रखना, इस छोटे किसान के कंधों पर पूरे समाज का बोझ है। इस कहानी का पहला दरवाजा होरी के घर से खुलता है। होरी कोई क्रांतिकारी नहीं, ना ही भगवान से टकरा जाने वाला कोई नायक है। वो एक सीधा साधा इंसान है, सीधा साधा किसान, जिसकी जिंदगी का सपना सिर्फ इतना है कि उसके आंगन में एक गाय बंध जाए। गाय जो शहर के लोगों के लिए दूध का जरिया है, लेकिन गांव के किसान के लिए धर्म, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक। होरी का व्यवहार देखने में दब्बू लगता है। वो जमींदार के सामने आंख उठाकर बात नहीं करता, पंडित के आदेश को भगवान का हुक्म मानता है और सरकारी अफसर को देखकर उसकी बोली लड़खड़ा जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास सोच नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी गणित चलती रहती है। आज चुप रहूंगा तो शायद कल बच जाऊंगा। ये वही सोच है जो सदियों से गरीब को जिंदा रखे हुए है, लेकिन कभी जीने नहीं देती। होरी के घर में धनिया है, उसकी पत्नी। अगर होरी मिट्टी है तो धनिया आग है, पर यह आग ऐसी ही नहीं जो सब कुछ जला दे। ये वो आग है जो अंधेरों में रोशनी तो देती है पर खुद जलती रहती है। धनिया को पता है कि गाय सिर्फ सपना है, सच नहीं। वो देखती है कि कर्ज का बोझ, समाज का दबाव और भूख का सच, इन तीनों के बीच गाय एक खतरनाक ख्वाहिश बन सकती है। इसलिए जब कभी होरी गाय की बात करता है, धनिया का चेहरा कठोर हो जाता है, जैसे वह पहले से जानती हो कि इस सपने की कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। गांव का समाज भी अपनी जगह पूरा खड़ा है। यहाँ हर आदमी दूसरे की जिंदगी का हिसाब रखता है। कौन किस जात का है, कौन किससे बात करेगा, कौन गाय रखने का अधिकार रखता है, सब पहले से तय है। गाय सिर्फ पशु नहीं है, सामाजिक सर्टिफिकेट। जिस घर में गाय हो वो धर्म के नजदीक माना जाता है, और जिसके पास नहीं वो जैसे अधूरा इंसान। प्रेमचंद्र यही पहले ही भाग में एक कठोर सवाल रख देते हैं कि क्या धर्म गरीब के लिए भी उतना ही सस्ता होता है जितना अमीर के लिए। होरी धर्म निभाना चाहता है, पर धर्म उससे कर्ज में ढकेल देता है। वो गाय चाहता है, पर गाय के साथ ही आता है जमींदार का दबाव, पंडित का हुक्म और साहूकार की सूद भरी मुस्कान। इस पहले भाग में कोई बड़ी घटना तो नहीं होती, पर कहानी का बीज बो दिया जाता है। ये बीज है सपने और सच के बीच का संघर्ष। प्रेमचंद्र यही बता देते हैं कि ये कहानी खुशी की तो नहीं है, सहन शक्ति की है। होरी की खामोशी, धनिया की तीखी बोली और गांव का निर्दय नियम, सब मिलकर एक ऐसे मंच की तैयारी करते हैं जहां आगे चलकर हर पात्र अपना असली रूप दिखाएगा। होरी की जिंदगी में गाय केवल एक पशु नहीं थी, वो उसके आत्मसम्मान की आखिरी डोर थी। जिस दिन उसने धनिया से कहा था, एक गाय आ जाए तो समझो जीवन सफल हो गया, उस दिन धनिया चुप रही थी। वो जानती थी कि होरी के इस सपने में दूध कम और अपमान ज्यादा बसा है। गांव में बिना गाय का किसान वैसा ही समझा जाता था जैसे बिना छत का घर। नाम का तो है पर इज्जत नहीं। गांव में जब भी पंचायत बैठती, होरी सबसे पीछे बैठता। उसकी बात सुनी जाती, मानी नहीं जाती। लोग कहते, अरे इसके पास तो गाय भी नहीं। यह वाक्य होरी के सीने में कांटे की तरह चुभता। वह खेत में दिन रात खटता, जमींदार की बेगारी करता, फिर भी समाज की निगाह में अधूरा ही रहता। एक दिन खबर फैली कि भोला का भाई मर गया है और उसकी गाय बिकेगी। होरी के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। वो जानता था यही अवसर है। वह अवसर गरीब के लिए वरदान नहीं, परीक्षा होता है। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने साहूकार से कर्ज लेने का निश्चय किया। धनिया ने विरोध किया। कर्ज की गाय दूध कम देगी, दुख ज्यादा। पर होरी कहाँ सुनने का।
समाज की नजरों में बराबरी पाने की लालसा उसके विवेक पर भारी पड़ गई। साहूकार ने ब्याज गिना, शर्तें रखी और होरी ने सिर झुकाकर सब मान ली। जिस दिन गाय घर आई, होरी के चेहरे पर वैसी चमक थी जैसी किसी पिता के चेहरे पर बेटे के जन्म पर होती है। उसने गाय को छुआ, माथा टेक दिया, मानो देवी घर आई हो। पड़ोसी आए, कुछ ने बधाई दी, कुछ ने ईर्ष्या से देखा। गांव की स्त्रियां बोली, अब होरी भी पूरा किसान हो गया। पर यह पूर्णता क्षणिक थी। समाज ने गाय को होरी की खुशी नहीं, उसकी परीक्षा बना दिया। एक दिन गाय ने खेत में घुसकर जमींदार के पौधे चर दिए। बात बढ़ी, पंचायत बैठी, दोषी होरी ठहरा गया। जुर्माना लगा, वो भी ऐसा जिसे चुकाना उसके बस में नहीं। धनिया ने पंचायत में मुंह खोल दिया, अगर गाय रखना गुनाह है तो पूरे गांव की गाय बांध दीजिए। पर स्त्री की आवाज पंचायत में कहाँ सुनी जाती है। होरी चुप रहा। वो जानता था बोलने से अपमान बढ़ेगा, कर्ज घटेगा तो नहीं। इस घटना के बाद होरी समझ गया कि गाय अब केवल सपना नहीं रही, वो सामाजिक युद्ध का मैदान बन चुकी थी, जहां हार पहले से तय थी। साहूकार ब्याज बढ़ाने लगा, जमींदार ताने देने लगा और गांव के लोग उसी गाय को लेकर उसकी पीठ पीछे हंसने लगे, जिसके लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। रात को होरी देर तक जागता, गाय जुगाली करती रहती और होरी अपने भविष्य को। उसे लगता, क्या मैं इस गाय का मालिक हूँ या ये गाय मेरी मालकिन बन गई है। धनिया उसे देखती और मन ही मन सोचती, ये लड़ाई गाय की नहीं, उस समाज की है जो गरीब को सपने देखने की सजा देता है। यहीं से गोदान की असली यात्रा शुरू होती है, जहां हर इच्छा अपराध बन जाती है और हर सद्गुण बोझ। गाय अब आस्था नहीं, शोषण का औजार है और होरी उस औजार के नीचे दबता हुआ एक साधारण किसान, जो बस इतना चाहता था कि मरते समय कोई कह सके, हाँ, इसके पास भी गाय थी। होरी के घर की दीवारें कच्ची थी, मगर उन पर टंगा हुआ बोझ पूरा पक्का था। समाज का बोझ, वो समाज जो बाहर से देखने में पंचायत, बिरादरी और मर्यादा का नाम लेता था, पर भीतर से लालच, डर और दिखावे की गठरी था। होरी इस गठरी को सिर पर रखे अब तक खेतों में ढोता आया था। अब वही गठरी घर के आंगन में पटक दी गई थी। गाय आने के बाद होरी का घर जैसे दो हिस्सों में पड़ गया था। एक वो जिसमें होरी का सपना पलता था और दूसरा वो जिसमें धनिया की आंखों में सच तैरता था। होरी गाय को देखकर ऐसा प्रसन्न होता जैसे उसके जीवन का कोई अधूरा वाक्य पूरा हो गया। वो उसके गले में हाथ डालकर कहता, अब तो भगवान ने भी हमारी सुन ली धनिया। धनिया चुप रहती। वो जानती थी भगवान कभी कभी सुन तो लेते हैं, मगर साथ में समाज को भी भेज देते हैं वसूली के लिए। गाय के आते ही घर में मेहमानों का तांता लग गया। कोई देखने आता तो कोई टोह लेने। एक दिन हीरा ने यूं ही बातों बातों में कह दिया, भैया अब तो गाय आ गई, बिना गोदान किए बात अधूरी रह जाएगी। ये वाक्य नहीं था, ये वो तीर था। होरी के चेहरे की रौनक क्षण भर में बुझ गई। उसकी आंखें झुक गई। गोदान उसके लिए कोई धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि कर्ज की अगली किश्त थी। धनिया ये सब सुन रही थी। उसकी भौहें तन गई। जब पेट भर अनाज नहीं तो गोदान किस खुशी में, उसने कठोर स्वर में कहा। हीरा चौंका। औरत की ये जुबान उसे नागवार गुजरी। अरे बहू, धर्म की बात है। धनिया हंसती, कड़वी हंसी। धर्म अगर इतना ही सस्ता होता तो गरीब के हिस्से में पाप ही क्यों आता। यहीं से घर के भीतर की लड़ाई शुरू हुई। और इस समाज से डरता था। उसे लगता था कि बिरादरी से कट जाना मौत से कम नहीं। खेत छीने जा सकते हैं, बैल मर सकते हैं, पर समाज का तिरस्कार एक ऐसा दाग है जो
पीढ़ियों तक नहीं मिट। धनिया इस डर को कमजोरी मानती थी। वो कहती, जो समाज हमारे खून से पूजा करता है उससे डरना कैसा। होरी को ये बात चुभती थी। उसे लगता था कि धनिया उसकी इज्जत को आग में झोंक रही है। तो औरत है, समाज की बातें क्या जाने, वो झुंझला कर कहता। धनिया की आंखें लाल हो जाती। आप तो मर्द हो, इसलिए हर जुल्म सहना तुम्हारा फर्ज है। अब ये केवल गाय की बात नहीं थी, यह सोच की लड़ाई थी जिसमें होरी झुका हुआ था और धनिया सीधी खड़ी थी। घर की हालत बिगड़ने लगी। दूध बिका तो पैसा महाजन की तरफ गया, अनाज आया तो उसमें से हिस्सा रिश्तेदारों और पुजारियों का निकल गया। होरी हर समझौते को धर्म का नाम देता और हर नुकसान को भाग्य। धनिया हर नुकसान को अन्याय कहती और हर समझौते को कायरता। एक शाम जब घर में सूखी रोटियां थी तो धनिया ने साफ कह दिया, अब और नहीं, गाय के नाम पर हमारा खून नहीं बहेगा। होरी चुप रहा। वो जानता था अगर उसने मुंह खोला तो उसके भीतर का डर बाहर आ जाएगा। रात को वो खाट पर करवटें बदलता रहा। उसे लगा जैसे गाय उसके सपने में भी उसे घूर रही हो, दूध नहीं, सवाल टपका रही हो। धनिया जाग रही थी। वो समझ गई थी ये लड़ाई अब बाहर की नहीं, भीतर की है। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर होरी समाज के आगे झुकेगा तो वो घर को बचाने के लिए समाज से टकराएगी। यही धनिया का नया रूप था। अब वो केवल एक पतली नहीं, प्रतिरोध की आवाज बन गई थी। और होरी, वो अब भी दो पाटों के बीच पिस रहा था, एक और समाज की चक्की, दूसरी ओर घर की सच्चाई। इस भाग में कहानी यही ठहरती है। ठीक उस मोड़ पर जहां होरी का सामाजिक युद्ध पूरी तरह पारिवारिक संघर्ष बन चुका है और धनिया की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि आने वाला तूफान है जिसकी चेतावनी पहले ही मिल चुकी है। होरी के आंगन में अब शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जिस घर को वो कभी अपनी मेहनत, धैर्य और ईश्वर भक्ति से संजोए रखना चाहता था, वही घर अब रोज एक नया युद्ध भूमि बन जाता। फर्क बस इतना था कि ये युद्ध ना तो तलवारों से लड़ा जा रहा था, ना लाठियों से। ये युद्ध था अपमान, चुप्पी, अन्याय और स्त्री के भीतर सुलगते आत्मसम्मान का। पारिवारिक संघर्ष अब चार दीवारों में सिमटा नहीं रहा। गांव की आंखें इस घर पर टिक चुकी थी। हर राहगीर, हर पड़ोसी, हर चौपाल की बातों में होरी का नाम किसी न किसी रूप में आ ही जाता। कोई कहता, अरे वही होरी जो हर बात पर सिर झुका लेता है। कोई हंसकर बोल देता, उसके घर की औरत ही मर्द है। और कोई ताना मारता, जिसके घर में पंचायत घुस आए समझो घर तो गया। धनिया ये सब सुनती थी, सुनती ही नहीं थी, झेलती थी। पर उसका स्वभाव ऐसा न था कि अपमान को चुपचाप निगल जाए। वो जानती थी कि औरत की चुप्पी ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है और उसकी आवाज सबसे बड़ा अपराध। फिर भी वो अपराध करने को तैयार थी। जिस दिन पंचायत बुलाई गई उस दिन गांव में अजीब सी हलचल थी। लोग ऐसे उमड़ पड़े जैसे कोई तमाशा देखने जा रहे हैं। पंचायत का मतलब था न्याय के नाम पर ताकत का प्रदर्शन। 5 बुजुर्ग, 10 दाढ़ियां, 20 मूछें और एक भी स्त्री नहीं। लेकिन आज धनिया वहां थी, बिना बुलाए, बिना झुके। और एक कोने में बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें जमीन में गड़ी हुई, मानो वो वहां मौजूद ही ना हो। उसकी चुप्पी, जिसे वह सहनशीलता समझता था, आज उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी थी। वो बोल सकता था पर बोला नहीं। वो विरोध कर सकता था पर किया नहीं, क्योंकि उसे डर था समाज से, पंचायत से, भगवान से भी ज्यादा। पंचों ने बात शुरू की। आरोप लगे, घर की औरत ज्यादा बोलती है, मर्यादा नहीं जानती, मर्दों के सामने सिर नहीं झुकाती। किसी ने कहा, ऐसी औरत घर को आग लगा देती है। किसी ने जोड़ा, इसका इलाज पंचायत ही कर सकता है। तभी धनिया आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट,
बस एक स्थिर आग थी, धीमी पर जलाने वाली। उसने कहा, पंचो, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। अगर अन्याय के सामने चुप ना रहना बेशर्मी है तो हाँ, मैं बेशर्म हूँ। चौपाल में सन्नाटा छा गया। पुरुष सत्ता को ऐसी आवाज की आदत ना थी। औरतें आम तौर पर रोती थी, गिड़गिड़ाती थी या चुप रहती थी। ये औरत बहस कर रही थी। धनिया ने आगे कहा, आप लोग कहते हैं घर की इज्जत औरत के सिर पर होती है, पर जब वही औरत अन्याय झेले तब उसकी इज्जत कहाँ जाती है? क्या इज्जत सिर्फ सहने का नाम है? किसी पंच ने झुंझला कर कहा, औरत को इतना बोलना शोभा नहीं देता। धनिया मुस्कुराई, कटु मुस्कुराई। शोभा तब देती है जब औरत गूंगी हो, जब वह टूटे तब शोभा है, जब बोले तो बच्चन। होरी ने सिर और झुका लिया। वो जानता था धनिया सही कह रही है, पर सही का साथ देने की ताकत उसमें ना थी। उसका जीवन ही समझौतों का पुलिंदा था। उसने हर बार सोचा, आज नहीं कल बोलूंगा, और वो कल कभी नहीं आया। पंचायत ने निर्णय सुनाया, जुर्माना, माफी और चेतावनी। चेतावनी ये कि अगर आगे से धनिया ने मर्यादा लांघी तो परिणाम बुरे होंगे। धनिया ने कहा, मर्यादा अगर अन्याय का नाम है तो मैं उसे रोज लांघूंगी। ये कहकर वो उठी और बिना पीछे देखे चल दी। गांव के लोग देखते रह गए। कुछ के मन में डर था, अगर औरतें इन्हें बोलने लगे तो दुनिया उलट जाएगी। कुछ के मन में सम्मान था जो वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। घर लौटकर होरी ने कहा, तूने ठीक नहीं किया धनिया, पंचायत से उलझना आग से खेलना है। धनिया ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। आग से तो मैं रोज खेलती हूँ होरी, उन्हीं में, पेट में, अपमान में। फर्क बस इतना है कि आज आग दिखी है। होरी चुप रहा। उसकी चुप्पी अब आदत बन चुकी थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि यह चुप्पी उसे बचा नहीं रही, उसे धीरे धीरे मिटा रही है। समाज से टकराव अब खुल चुका है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये उस व्यवस्था की कहानी बन गई है जहां औरत का सच डर पैदा करता है और मर्द की चुप्पी व्यवस्था को मजबूत करती है। पंचायत का फैसला सुनकर होरी के घर की दीवारें जैसे सिमट सी आई। वो घर जो कभी उसकी मेहनत का गर्व था, अब बोझ बन गया था। ऐसा बोझ जिसे उठाने की ताकत उसमें बची न थी। जुर्माने की रकम छोटी नहीं थी, पर उससे भी भारी था वो डर जो पंचायत की चेतावनी के साथ उसके मन में उतर गया था। अब वो हर सांस में यही सोचता, कहीं फिर कोई बात न बिगड़ जाए। धनिया चुप हो गई थी, पर यह चुप्पी होरी की तरह कायरता की नहीं थी। यह उस आग की तरह थी जो भीतर सुलग रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि पंचायत का फैसला सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कलों का जहर है। ये जहर होरी को धीरे धीरे खा जाएगा। गांव में बातें फैलने लगी। पंचायत के बाद जैसे लोगों को खुली छूट मिल गई हो। कोई रास्ते में ताने मार देता, अब तो घर संभाल के रखना, कहीं फिर पंचायत ना बैठ जाए। कोई हंस कर कहता, औरत ज्यादा बोले तो यही होता है। धनिया सब सुनती पर जवाब ना देती। जवाब देने का समय वो पंचायत में गुजार चुकी थी। अब उसकी लड़ाई अलग थी, घर के भीतर और बाहर दोनों जगह। होरी की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। खेत में हल चलाते हुए भी उसका मन चौपाल में अटका रहता। उसे लगता हर आदमी उसकी तरफ देख रहा है, हर निगाह में सवाल है। वो दूसरों से नहीं, खुद से डरने लगा था। उसे अपनी चुप्पी पर भी भरोसा नहीं रहा, पर आदतें इतनी गहरी होती हैं कि इंसान उन्हें तोड़ नहीं पाता। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। बातों बातों में कर, लगान और जुर्माने का याद दिला दिया। मुखिया की आवाज में सहानुभूति कम, अधिकार ज्यादा था। होरी समझदार आदमी हो, घर की औरत को समझा दो, ज्यादा आग ठीक नहीं। होरी ने सिर हिला दिया।
वो ना कहना तो जानता ही नहीं था। हाँ, उसकी जिंदगी की सबसे आसान भाषा थी। घर आकर उसने धनिया से कहा, अब बस कर, बहुत हो गया और सहन नहीं होगा। धनिया ने उसकी तरफ देखा, ऐसे देखा जैसे किसी टूटे हुए पेड़ को देखती हो, जो खड़ा तो है पर भीतर से खोखला हो चुका है। सहन तो मैं भी रोज करती हूँ मोरी, फर्क बस इतना है कि मैं जानती हूँ कब सहना पाप बन जाता है। और एक कुछ नहीं बोला। उसके पास शब्द नहीं थे। शब्द हो भी तो वो उनका क्या करता। बोलने से जिम्मेदारी आती है और जिम्मेदारी से वो हमेशा भागता रहा था। इधर गांव की राजनीति ने इस परिवार को अपने खेल का मोहरा बना लिया। किसी के लिए होरी उदाहरण था, देखो जो झुके रहता है वही बचता है। किसी के लिए धनिया चेतावनी, अगर औरत ज्यादा आगे बढ़ी तो अंजाम यही होगा। इस तरह उनका जीवन दूसरों के उपदेश का साधन बन गया। धनिया को ये सब साफ दिख रहा था। वो जानती थी कि गांव की व्यवस्था इंसान से ज्यादा डर को जिंदा रखती है और डर वही टिकता है जहां विरोध नहीं होता। होरी का डर अब पूरे घर पर छा गया था। बच्चे भी उसकी चुप्पी सीख रहे थे। धीरे बोलना, कम बोलना और जरूरत पड़े तो बिल्कुल ना बोलना। एक शाम होरी थका हुआ लौटा। खेत में कुछ नुकसान हो गया था। उसने बिना कुछ कहे खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। उसकी सांसें भारी थी। धनिया ने देखा आज वो सचमुच हार गया है। ये वो हार थी जिसमें आंसू भी नहीं निकलते, बस भीतर कुछ टूट जाता है। धनिया ने पहली बार नरमी से कहा, होरी, तू कब तक सब कुछ ऐसे ही सहता रहेगा? आदमी का जीवन सिर्फ सिर झुकाने के लिए नहीं होता। होरी ने करवट बदल ली। मैं क्या करूं? लड़ाई करने से पेट भी तो नहीं भरता। धनिया की आवाज धीमी हो गई, पर शब्द भारी थे। पर पेट के लिए आत्मा को भूखा रखना भी तो ठीक नहीं ना। ये बात होरी के भीतर कहीं चुभ गई, पर उसने उसे भी सह लिया, जैसे हार चोट सहता आया था। गांव की राजनीति, पंचायत की ताकत और समाज की नजरें सब मिलकर होरी को और अकेला कर रही और धनिया को और मजबूत। वो जीत तो नहीं रही थी, पर टूट भी नहीं रही थी। और कई बार ना टूटना भी सबसे बड़ी जीत होती है। होरी की चुप्पी अब सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं रही, वो उस व्यवस्था की ताकत बन गई थी जो चाहती थी कि लोग सवाल ना करें। और धनिया का स्वर भले ही दबा दिया गया, पर उसकी गूंज गांव की दीवारों में कहीं रह गई। यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, जहां गरीबी, राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से उलझने लगती हैं और होरी का जीवन धीरे धीरे उस बलि की ओर बढ़ता है जिसे समाज नियति कहकर टाल देता है। होरी के जीवन में आर्थिक दबाव कोई नया अतिथि नहीं था। वो तो जैसे जन्म से ही उसके आंगन में बैठा, कभी लगान बनकर, कभी साहूकार की तगादे के रूप में और कभी समाज की आंखों में चुभती उसकी दरिद्रता बनकर। पर इस बार दबाव कुछ और ही था। ये केवल पेट भरने या लगान चुकाने का सवाल नहीं था। यह उस इज्जत का प्रश्न बन गया था जिसे गांव में आदमी अपने खून पसीने से नहीं, बल्कि दिखावे और रीति रिवाज से कमाता है। धनिया बार बार कहती थी, पेट भूखा रहे तो चलेगा होरी, मगर झूठ, बेईमानी और गुनाह का पेट तो न पालो। पर होरी की आत्मा इतनी सरल थी कि वह चालाकी को पाप समझता था, मगर कमजोरी को नहीं। यही कमजोरी उसे गलत फैसले तक ले गई। साहूकार से फिर कर्ज लेने का फैसला। होरी जानता था कि यह कर्ज उसकी गर्दन में फांसी की तरह कसता जाएगा, फिर भी उसने हाथ बढ़ाया। क्यों? क्योंकि समाज ने उसके सामने दो ही रास्ते रखे थे, या तो अपमान सहो या फिर कर्ज लेकर इज्जत खरीदो। गांव में बेटे की शादी, बहू की मर्यादा और घर की साख, इन सब का मोल रुपयों से आका जाता था। होरी को डर था कि अगर उसने ये कर्ज नहीं लिया तो लोग कहेंगे, देखो, गाय का सपना देखने वाला किसान अपनी औकात भूल गया। ये कर्ज लेना केवल आर्थिक भूल नहीं थी,
ये आत्मिक पराजय थी। होरी ने पहली बार अपने विवेक की आवाज दबाकर समाज की आवाज को तरजीह दी। दरिया अब तक होरी की हर कमजोरी को ढाल बनकर ढलती आई थी। वो जानती थी कि उसका पति पापी नहीं है, कमजोर है, मगर इस बार जब उसने सुना कि होरी ने बिना बताए फिर से कर्ज ले लिया, तो उसका धैर्य पहली बार टूट गया। ये टूटना कोई ऊंची आवाज में हुआ झगड़ा नहीं था। ये टूटना एक स्त्री के भीतर हुआ चुपचाप मगर गहरा। धनिया ने पूछा, किसने लिया है ये कर्ज? होरी ने सिर झुका। उसके झुके हुए सिर में अपराध था, मगर सुधार की शक्ति नहीं थी। यही बात धनिया को चुभ गई। उसे पहली बार लगा कि होरी की सहनशीलता अब पुण्य नहीं है, बल्कि कायरता बनती जा रही है। वो बोली, तुम हर बार भगवान, समाज और भाग्य के नाम पर सब कुछ सह लेते हो, पर सोचो इस सहने की कीमत कौन चुका रहा है? उस दिन धनिया की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। वो जान गई थी कि अगर अब भी वो चुप रही तो ये घर केवल कर्ज से नहीं, आत्मसम्मान से भी खाली हो जाएगा। गांव की व्यवस्था पाप और पुण्य के बीच पिसता इंसान। गांव की व्यवस्था बाहर से बहुत सीधी लगती है, पंचायत, धर्म, परंपरा और ईश्वर का डर, मगर भीतर से ये व्यवस्था आदमी को लगातार पाप और पुण्य के तराजू में तौलती रहती है। अगर होरी कर्ज ना लेता तो वो निकम्मा कहलाता, अगर कर्ज लेता तो बेईमान बनता, अगर वो विरोध कहता तो अवज्ञाकारी, और अगर सब कुछ सह लेता तो सीधा यानी सबसे आसान शिकार। और ये वही व्यवस्था थी जिसमें पुण्य का अर्थ था चुप रहो और पाप का अर्थ सवाल पूछो। होरी को हमेशा यही सिखाया गया था कि भगवान सब देखता है, मगर किसी ने उसे ये नहीं बताया कि भगवान के नाम पर चलने वाली ये सामाजिक मशीन सबसे पहले गरीब की आत्मा को कुचलती है। धनिया ये सब समझने लगी। वो देख रही थी कि कैसे साहूकार धर्म की बात करता है, मगर ब्याज में खून चूसता है। कैसे पंचायत न्याय की बात करती है, मगर फैसला हमेशा ताकतवर के पक्ष में होता है। और कैसे स्त्री को सहनशीलता का पाठ पढ़ाकर उसे हर अत्याचार के लिए तैयार किया जाता है। होरी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चुप्पी थी। वो मानता था कि सहन करना पुण्य है, मगर गांव की व्यवस्था ने इस पुण्य को हथियार बना लिया था। जब होरी अन्याय सहता तो समाज राहत की सांस लेता, जब वो झुकता तो व्यवस्था और मजबूत हो जाती। धनिया ने एक दिन कड़वे स्वर में कहा, अगर अन्याय सहना ही पुण्य है तो ये पुण्य अमीरों के हिस्से क्यों नहीं आता? ये सवाल सिर्फ होरी से नहीं था, ये पूरे समाज से था, मगर समाज सवाल सुनना नहीं चाहता, वो केवल पालन चाहता है। होरी का गलत फैसला केवल कर्ज लेना नहीं है, ये उस मानसिकता को स्वीकार करना है जिसमें गरीब को हमेशा झुकना ही पड़ता है। धनिया का धैर्य टूटना केवल एक घरेलू घटना नहीं है, ये स्त्री चेतना की पहली तेज दरार है। और गांव की व्यवस्था केवल पृष्ठभूमि नहीं, ये वो अदृश्य पात्र हैं जो हर इंसान को पाप और पुण्य के बीच पीसता रहता है, बिना खुद कभी दोषी बने। होरी अब भी खुद को पापी नहीं मानता, धनिया अब चुप रहने को पुण्य नहीं मानती, और गांव वो अब भी वही है जो इंसान से पहले व्यवस्था को बचाता है। धनिया अब केवल घर की औरत नहीं रह गई, वो एक ऐसी चेतना बन चुकी थी जो हर अन्याय को पहचानती थी। भले ही उसे रोक ना पाती हो, उसका विद्रोही स्वर अब ऊंचा तो नहीं था, पर गहरा जरूर था। जैसे कोई नदी पहाड़ों से उतरते उतरते शांत दिखती है, पर भीतर ही भीतर पूरी धरती को काट के चलती है। धनिया के शब्द कम हो गए थे, पर उसके पीछे का ताप बढ़ गया था। होरी ये सब देख रहा था, सुनता भी था, पर बोलता नहीं था। उसकी चुप्पी अब साधारण नहीं थी, वो एक तरह की स्वीकृति बनती जा रही थी। अन्याय की स्वीकृति, अपमान की स्वीकृति, शोषण की।
होरी को लगता कि अगर वो कुछ भी कहेगा तो गांव की व्यवस्था टूट जाएगी, पर सच ये था कि व्यवस्था पहले ही टूट चुकी थी। बस उसकी दरारें धनिया को दिख रही थी, होरी को नहीं। धनिया जब कहती इंसान की इज्जत गाय से सस्ती हो गई है, तो होरी सिर झुका लेता। वो जानता था कि बात सच है, पर सच बोलने की हिम्मत उसके अंदर तो न थी। गाय का सपना अब केवल पशु पाने का सपना नहीं था, वो होरी की आत्मा से जुड़ गया था। गाय उसके लिए पुण्य थी, ऐसा पुण्य जिससे वो अपने सारे पाप धो लेना चाहता था। उसे लगता था कि अगर एक बार गाय आ गई तो सब ठीक हो जाएगा, पंचायत, समाज, भगवान सब खुश हो जाएंगे। पर धनिया जानती थी कि गाय नहीं, इंसान को बचाने की जरूरत है। एक दिन जब होरी फिर से महाजन के यहाँ से लौटा, खाली हाथ, झुकी आंखें, टूटे कदम, तो धनिया ने कुछ नहीं कहा। यही उसकी सबसे बड़ी बात थी। चुप रहकर उसने होरी को आईना दिखाया, वो आईना जिसमें होरी को पहली बार अपनी कायरता साफ दिखाई दी। होरी रात भर सो न सका। उसे लगा जैसे उसकी चुप्पी उसे काट रही है, जैसे वो हर अन्याय जिसे उसने सह लिया अब उसके भीतर अपराध बनकर बैठ गया है। पर सुबह होते ही वही होरी था, वही झुका हुआ सर, वही सहनशीलता, वही समाज का डर। गांव की व्यवस्था भी किसी जाल की तरह थी। जो जितना संघर्ष करता उतना ही उलझता, जो चुप रहता उसे ही भला आदमी कहा जाता। धनिया इस व्यवस्था से लड़ रही थी, लेकिन अकेली। पंचायत में जब किसी ने कहा औरत को ज्यादा बोलने की आदत ठीक नहीं, तो धनिया की आंखों में आंसू नहीं आ गए। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर उस दिन गांव ने समझ लिया कि यह औरत अब डरने वाली नहीं। होरी उस समय भी चुप था। उसकी चुप्पी अब अपराध की सीमा पार कर चुकी थी। वो जानता था कि धनिया सही है, फिर भी उसके सामने उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। धनिया सब समझ गई थी। वो अब गाय के खिलाफ नहीं थी, वो उस सोच के खिलाफ थी जो गाय को इंसान से ऊपर रखती है। एक शाम उसने होरी से कहा, गाय नहीं आएगी होरी, पर अगर आई भी तो क्या हमारे जीवन का अभाव कर भर देगी? होरी के पास उत्तर नहीं था। जहाँ धनिया का विद्रोह अब भीतर से बाहर आने को है, जहाँ होरी की चुप्पी उसे भीतर ही भीतर तोड़ने लगी है, और जहाँ गाय का सपना अब नैतिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, पाप और पुण्य के बीच में झूलता हुआ। गांव में उस दिन सब कुछ बदला बदला सा। हवा वही थी, खेत वही थे, पर लोगों की निगाहों में अब वह सहजता नहीं थी जो कल तक थी। जैसे किसी ने चुपचाप समाज की दीवार में दरार डाल दी। उस दरार से अब सवाल झांकने लगे हों। धनिया अब केवल घर की स्त्री नहीं थी, उस व्यवस्था की आंखों में आंख डालकर देखने लगी। सदियों से औरतों को चुप रहने का आदेश देती आई थी, उसका विद्रोह अब मन ही मन में आवाज दे रहा था। जब पीड़ा आईने की तरह सामने खड़ी हो, होरी को यह सब दिख रहा था। पहले वो डरता था, अब वो शर्मिंदा रहने लगा। उसे लगने लगा कि वो अपने ही जीवन का अपराधी है। उसने जीवन भर दूसरों के लिए सही बनने की कोशिश तो की, लेकिन अपने लिए गलत होता चला गया। रात को जब सब सो गए, होरी नींद से जागा। उसकी आंखों में सपना नहीं था, सवाल थे। क्या धर्म का मतलब यही है कि आदमी हमेशा झुका रहे? क्या ईमानदारी का पुरस्कार सिर्फ भूख है? उसे पहली बार लगा कि उसकी चुप्पी ने सिर्फ उसे नहीं, धनिया को भी पीड़ा दी है। उसने अपने भीतर झांका। वहां कोई संत नहीं बैठा था, बस एक थका हुआ इंसान था जो जीना चाहता था सही तरीके से, पर उसे सही तरीका नहीं आता। होरी का आत्मबोध कोई गर्व का अक्षर नहीं था, वो पीड़ा बनकर उभर पड़ा। क्योंकि जब आदमी सच को देर से पहचानता है, तो पहचान राहत नहीं, बोझ बन जाती है। गांव का समाज अब सक्रिय हो उठा था। धर्म की आड़ लेकर वही लोग आगे आए
जो सबसे पहले अन्याय करते थे। धर्म कहता है कि औरत को चुप रहना चाहिए। धर्म कहता है कि गरीब को सहनशील होना चाहिए। किस धर्म में लिखा है कि इंसान को इंसान न रहने दिया जाए? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। धर्म यहाँ ईश्वर से नहीं, सत्ता से जुड़ा था, और सत्ता हमेशा चाहती है कि सवाल ना हो। धनिया का विद्रोह इसलिए खतरनाक था क्योंकि वो सवाल करता था, और सवालों का जवाब किसी धर्म के पास नहीं था। पंडितों ने शास्त्र खोल दिए, महाजनों ने हिसाब, और पंचायत ने फैसला पहले ही कर लिया। न्याय यहाँ सच का नहीं, सुविधा का था। धनिया पंचायत में खड़ी थी, सिर ऊंचा, आंखें स्थिर। अगर यही धर्म है तो हम पापी ही सही। डर और साहस के बीच टकराव खुल चुका था। गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक वो जो व्यवस्था के साथ था, दूसरा वो जो चुपचाप धनिया के साहस को देख रहा था। लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आया, पर हर किसी के भीतर कुछ हिला जरूर। होली को पहली बार लगा कि उसकी पत्नी उससे आगे निकल चुकी है। उसे ये स्वीकार करना कठिन था, लेकिन सच्चा था। उसने धनिया की ओर देखा। वो अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी चेतना बन गई थी। पर साहस की कीमत होती है। महाजन ने कर्ज की सख्ती बढ़ा दी, समाज ने दूरी बना ली, और होरी, जिसने जीवन भर सबको खुश रखने की कोशिश की, अब किसी को खुश नहीं कर पा रहा था। रात को धनिया ने दीप जलाया। उसकी लौ कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। होरी पास बैठा था, चुप पर खाली नहीं। दोनों जानते थे ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पर पहली बार वे हार से नहीं, सच से डर रहे थे। और सच जब एक बार सामने आ जाए तो धर्म, समाज और व्यवस्था सबको आईना दिखा देता है। होरी की जिंदगी एक पतली रस्सी की तरह हो गई थी, जिसके एक सिरे पर कर्ज और दूसरे पर धर्म, और बीच में वो खुद कांपता हुआ। अब उसके पास पीछे हटने की जगह नहीं थी। खेत, बैल, इज्जत सब पहले ही दांव पर लग चुके थे। तो जो बचा था वो था उसका प्राण, उसका विश्वास कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गांव में अब उसके नाम के साथ दया नहीं, उपहास, मजाक जुड़ गया। लोग कहते, देखो धर्म का ठेकेदार गोदान का सपना देखता था, अब सांसों के लाले पड़े हैं। होरी ये सुनता पर जवाब नहीं देता। उसकी चुप्पी अब विवशता नहीं, एक थका हुआ आत्मसमर्पण बन गई। वो जान गया था कि समाज में सही होना भी अपराध है, और चुप रहना सबसे बड़ा दोष। कर्ज की पर्चियां अब उसके लिए कागज नहीं, वो फंदे बन गए थे। हर सुबह वो उठता तो लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को और कस रहा है। काम करने की शक्ति अब शरीर में नहीं, सिर्फ आदत में बची। एक दिन खेत में काम करते करते वो अचानक बैठ गया। बैल उसे ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो, अब आगे क्या? होरी ने मिट्टी उठाई, उसे हथेली पर रखा और बुदबुदाया, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान? बस गाय चाहिए थी, धर्म चाहा था। पर भगवान चुप थे, शायद इस समाज की तरह। उस शाम वो देर तक चौखट पर बैठा रहा। सूरज ढल चुका था, पर भीतर का अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा। उसे पहली बार लगा अब ये लड़ाई उसके बस की नहीं। वो अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। धनिया का साहस और उसका अकेलापन। धनिया अब भी लड़ रही थी, सीधी, कठोर और अडिग, लेकिन उसके साहस की कीमत उसे अकेलेपन में चुकानी पड़ रही थी। गांव की औरत उससे कतराने लगी थी। कोई कहता बहुत जबान चलाती है, कोई फुसफुसाता औरत होकर मर्दों से बहस करती है। धनिया जानती थी सच बोलने की यही सजा है। हर होरी की हालत देखती और रोती नहीं। आंसू अब विलास बन चुके थे। वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो ये घर उसी पर ढह जाएगा। एक रात उसने होरी से कहा, अगर धर्म हमें इतना कुचलता है तो ये धर्म किसके लिए है? होरी ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वहां सवाल रखने की जगह ही नहीं थी। धनिया समझ गई,
उसका साहस अब उसे पति से भी अलग कर। वो अकेली पड़ रही थी, पर पीछे हटना गुनाह लगता था। मोक्ष या मृत्यु, गाय अब सिर्फ पशु नहीं थी, वो होरी की आत्मा का प्रतीक बन गई। वो सपना जिसे उसने जीवन भर सीने से लगाया था, अब उसे दो रास्तों पर खड़ा कर रहा, मोक्ष या मृत्यु। गांव में चर्चा चर्चा थी कि होरी मरते समय भी गोदान नहीं दे पाएगा। ये बात उसके भीतर तीर की तरह धंस गई। क्या आदमी का जीवन इतना सस्ता है? वो सोचता, क्या धर्म केवल मरते समय ही रस्म है? उसकी सांसें अब भारी होने लगी। शरीर जवाब दे रहा था, मन अब भी उसी गाय की खुरों की आवाज सुनता था, जो कभी उसके आंगन में कूजने वाली। अंतिम दिनों में उसने किसी से शिकायत नहीं, जैसे उसने ये मान लिया हो कि उसका जीवन एक उदाहरण है कि इस समाज में ईमानदारी कैसे मारी जाती है। जब मृत्यु ने दस्तक दी, तब भी होरी के मन में कोई भय नहीं था, बस एक कसक थी, गाय, गोदान। धनिया उसके पास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता। उसने महसूस किया कि होरी का सपना अब इस दुनिया का नहीं रहा। उस क्षण गाय का सपना मोक्ष नहीं बन सका, पर वह मृत्यु से भी बड़ा हो गया। वो एक प्रश्न बन गया जो समाज से पूछा गया था। ये वो क्षण है जहाँ प्रश्न समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यहीं से शुरुआत हुई। होरी की मृत्यु एक आदमी की नहीं, एक युग का अंत थी। वो धीरे धीरे मारा गया, कर्ज से, अपमान से, धर्म के बोझ से, और सबसे ज्यादा अपने ही सही बनने की जिद से। उसका शरीर थक गया, पर उससे ज्यादा थकी हुई थी उसकी आत्मा। मरते समय भी होरी को अपनी चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी गाय की, गोदान की और लोकलाज की। ये कितना विडंबनापूर्ण है कि व्यक्ति जीवन भर दूसरों के लिए जिया, उसे मरते समय भी अपने लिए कुछ सोचने की अनुमति नहीं मिली। होरी की मृत्यु पर गांव इकट्ठा हुआ, चौक में नहीं, हिसाब किताब में। कौन क्या देगा, कौन क्या लेगा, किसका कर्ज बाकी है, किसका धर्म अधूरा है। यहाँ कोई नहीं पूछता इस आदमी ने क्या सहा, सब पूछते हैं इसने क्या छोड़ा। होरी की लाश गांव के लिए संवेदना का विषय नहीं, बल्कि एक रस्म का अवसर है। पंडित पूछता है गोदान हुआ या नहीं, जमींदार सोचता है अब खेत किसके होंगे, साहूकार हिसाब लगाता है कर्ज किसके सिर जाएगा। धर्म यहाँ दयालु नहीं, बल्कि निर्दयी लेखाकार है। गांव के लोग रोते भी हैं, पर उनके आंसू होरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए। ये वही गांव है जो होरी के जीवित रहते उसे रोज मारता रहा, और आज उसकी लाश के सामने संवेदनशील बन बैठा है। होरी की मृत्यु गांव के नैतिक दिवालियेपन की घोषणा थी। धनिया विधवा नहीं हुई, बल्कि होरी की मृत्यु के बाद धनिया रोती है, टूटती नहीं है। वो जानती है कि इस समाज में रोने की भी एक सीमा है, और सीमा से बाहर औरत को असभ्य कहा जाता है। धनिया अकेली है, पर कमजोर नहीं। होरी की मौत ने उसे शोक नहीं, स्पष्टता दे दी। वो देख चुकी है कि धर्म कैसे हत्या करता है, और रस्में कैसे इंसान को अपराधी बनाती हैं। जब पंडित गोदान की बात करता है, धनिया के हाथ में बस कुछ पैसे हैं। वो पैसे देती है, पर आंखों में झुकी हुई नहीं, बल्कि जलती हुई चेतना के साथ। वो कहती है यही है गोदान। ये वाक्य पूरे गोदान का सार है। गोदान रस्म नहीं है, सवाल है। यहाँ गोदान गाय देने की रस्म नहीं रह जाती, सवाल बन जाती है। क्या धर्म वही है जो गरीब को उसका आखिरी पैसा भी छीन लेती है? क्या पुण्य वही है जो मृत्यु के सामने भी हिसाब मांगती है?
क्या ईश्वर इतना क्रूर है कि वो इंसान की पीड़ा से पहले दान की रकम देखे? धनिया का दिया हुआ वो छोटा सा दान पूरे धर्म तंत्र पर एक तमाचा है। वो कहते नहीं, पर उसका मौन पूछता है, अगर यही धर्म है तो इस धर्म की जरूरत किसे है? दो रास्ते। होरी ने जीवन भर समाज को सही मानकर खुद को गलत ठहराया। धनिया अब खुद को सही मानकर समाज को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। होरी की मृत्यु धनिया की चेतना का जन्म है। वो पति की छाया नहीं, बल्कि उस अन्याय की गवाही है जो एक पूरी व्यवस्था ने किया। धनिया होरी की मौत के बाद रुकती नहीं है, बल्कि और प्रखर हो जाती है, सामने खड़ी हो जाती है समाज की। एक्चुअली ये वो क्षण है जहाँ इंसान तो खत्म हो जाता है, पर जो व्यवस्था है वो बनी रहती है और पहले से और अधिक निष्ठुर हो जाती है। तो प्रेमचंद्र यहाँ किसी एक व्यक्ति की मृत्यु का शोक नहीं लिखते हैं, बल्कि उस समाज का पोस्टमार्टम करते हैं जो हर बार अपने संतुलन को किसी न किसी का बलि तो बनाता ही है। होली की चिता ठंडी भी नहीं होती और गांव में फिर से वही पुरानी चाल लौट आती है। खेत जोतने लगते हैं, लगान भरना है, पंचायत बैठनी है, ठाकुर साहब का हुक्का फिर से सुलगता है। जिस आदमी के जीवन ने गांव को असुविधा दी, उसकी मृत्यु से गांव को एक राहत मिलती है। यहाँ संतुलन का अर्थ न्याय नहीं है, बल्कि व्यवस्था की निर्बाध गति है। होरी जिंदा था तो सवाल था उसका कर्ज, उसकी गाय, उसकी गरीबी, उसकी चुप्पी। अब वो मर गया तो सवाल भी दफन हो गए। गांव ये मान लेता है कि जो हुआ भाग्य था। इस एक वाक्य में पूरा समाज पाखंड में समा जाता है। भाग्य का सहारा लेकर गांव अपनी जिम्मेदारी से मुक्त तो हो जाता है। किसी ने नहीं पूछा कि होरी क्यों मरा, किसकी वजह से मरा, किस व्यवस्था ने उसे धीरे धीरे खत्म किया। प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि समाज को किसी विद्रोही की नहीं, एक आज्ञाकारी शिकार की जरूरत होती है। होरी ने विद्रोह नहीं किया, इसलिए उसकी मौत समाज के लिए एक आसानी बना गई। होरी के जीवन में धनिया बोलती थी, लड़ती थी, तर्क करती थी, पंचायत से भिड़ जाती थी, पर होरी की मौत के बाद वो भी चुप हो गई। ये चुप्पी हार तो नहीं थी, लेकिन अंतिम और सबसे तीखा प्रहार थी। धनिया किसी से कुछ नहीं मांगती, वो पंचायत में भी नहीं जाती, वो ठाकुर के सामने सिर नहीं झुकाती, वो समाज से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहती। उसकी चुप्पी समाज को असहज कर देती है, क्योंकि समाज को या तो रोने वाले पसंद है या तो चुप रहने वाले, रोने वाले पसंद है या तो लड़ने वाले, चुप रहने वाले तो पसंद नहीं। तो धनिया का मौन रहना, मौन कुछ ऐसा कहना चाहता है जैसे कि तुमने जो करना था वो तो कर लिया, अब मेरे पास खोने को कुछ है नहीं। और ये चुप्पी उस स्त्री की है जिसने सब सह लिया, गरीबी, अपमान, भूख, अन्याय, पर अंत में समाज को उसकी नैतिकता वापस कर दी। प्रेमचंद्र यहाँ स्त्री को करुणा की मूर्ति नहीं बताते, बल्कि उसे नैतिक शक्ति बना देते हैं। धनिया अब किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका मौन अभियोग बन जाता है। गोदान का अर्थ रस्म से कहीं ऊपर उठकर सवाल बन जाता है। होरी की अंतिम इच्छा थी गोदान, पर गोदान तो हो नहीं पाया, और यही असफलता गोदान को प्रतीक से दर्शन बना देती है। गोदान सिर्फ गाय का दान नहीं है, ये उस समाज पर सवाल है जहाँ जीवन भर धर्म निभाने वाला अधर्मी मरता है और धर्म के ठेकेदार ऐश्वर्य में जीते हैं। होरी का अधूरा गोदान पूछता है, क्या धर्म केवल अमीरों की सुविधा है? क्या नैतिकता सिर्फ गरीबों का बोझ है? प्रेमचंद्र यहाँ धर्म, समाज और राजनीति तीनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। गोदान अब एक कर्मकांड नहीं, बल्कि न्याय की मांग बन जाता है जो पूरी नहीं हुई। अगर हम आज आधुनिक समाज पर गोदान की प्रासंगिकता पर बात करें कि वो कहाँ रिलेट करता है, तो मैं देख सकते हैं कि किसान जो कर्ज में आत्महत्या करते हैं, मजदूर जो अस्पताल के बाहर दम तोड़ देते हैं, स्त्रियां जो चुपचाप सब सह लेती हैं। आज भी समाज संतुलन बनाए हुए है। अखबार 2 दिन छापते हैं, नेता बयान देते हैं,
फिर जीवन सामान्य हो जाता है। धनिया आज भी है वो स्त्री जो शिकायत नहीं करती, जो सिस्टम से उम्मीद छोड़ देती है। और गोदान आज भी अधूरा है, क्योंकि आज भी न्याय रस्मों में अटका है, इंसान तक नहीं पहुंचा। समाज तब तक सभ्य नहीं हो सकता जब तक वह अपने होरियों की मौत को भाग्य कहकर बुलाता रहेगा। प्रेमचंद्र कथा को समाप्त नहीं करते, बल्कि उसे पाठक के जीवन में छोड़ देते हैं। होरी की मौत, धनिया की चुप्पी और अधूरा गोदान तीनों मिलकर ये कहते हैं। प्रेमचंद्र का स्पष्ट संकेत है, ये समाज ना तो स्त्री के लिए तैयार है, ना किसान के लिए, ना ही ईमानदार इंसान के लिए। जो झुकता है वही जिंदा है, जो सवाल करता है वो कुचला जाता है। गोदान सिर्फ गाय का दान तो था नहीं, लेकिन मनुष्य की आत्मा का दान जरूर बन गया। वो समाज को अपने सामने मजबूर करता है। धनिया इस दान से इनकार करती है, इसलिए वो अकेली पड़ जाती है। यही प्रेमचंद का सबसे कठोर और सच्चा निर्णय है कि इस व्यवस्था में नैतिक होना सबसे बड़ा अपराध है। प्रेमचंद हमें ये नहीं बताते कि आगे क्या होगा, वो केवल ये दिखाते हैं कि अगर समाज नहीं बदला तो धनिया जैसी स्त्रियां अपवाद ही बनी रहेंगी और होरी जैसे किसान बलि चढ़ते रहेंगे। ये भाग समाप्त होता है किसी समाधान के साथ नहीं, बल्कि एक भारी प्रश्न के साथ, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रेमचंद जी के टाइम पर था। धनिया के बाद गांव की स्त्रियों में कोई क्रांति तो नहीं हुई, ना नारे लगे, ना पंचायतें टूटी, पर जिस तरह खेत में बीज दबे दबे अंकुर बनता है, उसी तरह स्त्रियों की चेतना ने एक नया आकार लेना जरूर शुरू किया। ये चेतना बोलती नहीं थी, पर सोचती जरूर थी, और समाज के लिए यही सबसे खतरनाक बात है। धनिया ने स्त्रियों को लड़ना तो नहीं सिखाया, उसने उन्हें उनके भीतर झांकना सिखाया। पहले गांव की औरतें अपने दुख को नियति मानती थी, पति की मार, सास का ताना, महाजन का डर, सब कुछ औरत का भाग्य कहकर सह लिया जाता था। पर अब जब वो धनिया को देखती, एक ऐसी स्त्री जिसने सब कुछ खोकर भी सिर नहीं झुकाया, तो उन्हें पहली बार ये शक होता कि शायद भाग्य भी इंसान से डरता है। अब वो सवाल जोर से नहीं पूछती थी, पर मन में पूछने लगी थी, क्या हर बार चुप रहना ही धर्म है? क्या पुरुष की भूल भी हमारी इज्जत बन जाती है? क्या भूख भी ईश्वर की इच्छा होती है? ये प्रश्न खुले नहीं थे, पर रसोई की आग में, कुएं के किनारे, खेतों में काम करते समय ये सवाल सांस ले रहे थे। कई स्त्रियां पहले जैसी ही थी, पर अब उनकी आंखों में वो अंधा विश्वास नहीं था। वो जानने लगी थी कि जिस समाज में औरत की पीड़ा पर हंसी आती है, वहां देवता भी पुरुष ही गढ़े गए हैं। धनिया कोई आदर्श नहीं बनी, वो मापदंड बनी। अब गांव की लड़कियां अपने माँ बाप से डरती थी, पर चुपचाप ये भी समझने लगी थी कि विवाह केवल संस्कार नहीं है, एक सौदा भी हो सकता है। कुछ औरतों ने पहली बार पति की गाली का उत्तर नहीं दिया, ना प्रतिवाद किया, ना स्वीकार किया, बस चुप रही। ये चुप्पी भी धनिया की चुप्पी से जन्मी थी, पर उसका मतलब अलग था। ये डर की नहीं थी, अस्वीकृति की चुप्पियां थी। समाज को ऐसी चुप्पी से सबसे ज्यादा डर लगता है। इधर शहर में वही त्रासदी जिसने गांव को तोड़ दिया था, अब विचार का विषय बन चुकी थी। वहां होरी की मौत आंसू नहीं जगाती थी, वह बहस जगाती। शहर की बौद्धिक वर्ग ने होरी को एक केस बना लिया था। कोई उसे आर्थिक शोषण का उदाहरण कहता, कोई सामंती व्यवस्था का शिकार। सभाओं में भाषण हुए, लेख लिखे गए, पत्रिकाओं में चर्चाएं लगी, पर इन सब में होरी का नाम तो था, पर उसकी भूख नहीं थी। शहर ने होरी को समझा, पर महसूस नहीं किया। बुद्धिजीवियों को इस बात का गर्व था कि वे समस्या की जड़ तक तो पहुंच रहे हैं। वे आंकड़ों में बताते थे कि किसान क्यों मरता है, पर वे ये नहीं पूछते थे कि वो जीता कैसे है। उनके लिए गोदान एक प्रतीक था, एक सामाजिक ढांचे का उदाहरण। पर गांव के लिए गोदान एक ऐसा सपना था जिसने जीवन खा लिया। प्रेमचंद यहाँ किसी नायक की तलाश तो नहीं कर रहे, वो सिस्टम की नृशंसता दिखाते हैं। धनिया जैसी स्त्री सिस्टम को चुपचाप चुनौती देती हैं। शहर का बुद्धिजीवी सिस्टम शब्दों को तोड़ता है, पर सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शब्द और अनुभव एक दूसरे से नहीं मिलते, तब तक सिस्टम नहीं टूटता।
यही वो जगह है जहाँ प्रेमचंद का निष्कर्ष एकदम कठोर है। वो कहते हैं, अगर समाज की संवेदना केवल लेखों में बचे और खेतों में मर जाए तो वो संवेदना भी अपराध है। अगर स्त्री की चेतना सिर्फ सहनशीलता बनकर रह जाए तो वो भी शोषण का औजार है। गोदान यहाँ आकर केवल किसान की कथा नहीं रहता, वो स्त्री, विचार और व्यवस्था तीनों की परीक्षा बनता है। धनिया के बाद स्त्रियां बदल रही हैं, पर धीरे धीरे शहर सोच रहा है, हाँ, दूर से। और प्रेमचंद्र ये दर्ज कर रहे हैं कि बिना किसी भ्रम के, वे ना आशावादी हैं ना निराश, वे केवल सच के प्रति ईमानदार हैं। और यही ईमानदारी गोदान को कथा से उठाकर समाज का दस्तावेज बनाती है। बदली हुई चेतना जब भीतर ही भीतर उबलती रहती है तब तक समाज उसे सह लेता है, पर जिस दिन वो आंख में उतर जाती है उस दिन टकराव होना तो जरूरी है। गांव में भी यही हुआ। धनिया के बाद जो चुपचाप परिवर्तन शुरू हुआ था, वो अब सिर्फ अनुभूति नहीं रहा, व्यवहार में झलकने लगा था। ये टकराव किसी विद्रोह की तरह नहीं था, ना किसी ने ललकारा, ना किसी ने झंडा उठाया, पर छोटे छोटे प्रसंगों में वो स्पष्ट हो गया। खेत पर मजदूरी तय करते समय, अनाज तौलते वक्त, ब्याज की बात करते हुए, अब लोग पहले की तरह आंखें झुकाकर खड़े नहीं रहते। वे चुप रहते थे, पर उनकी चुप्पी में सहमति नहीं होती। और यही थी टकराव की शुरुआत। स्त्रियों में ये बदलाव और भी सूक्ष्म था। वे अब पंचायत से सीधे नहीं लड़ती थी, पर अपने घरों में निर्णय लेने लगी। किसी ने बेटी की शादी टाल दी, किसी ने दहेज के लिए ज्यादा कीमत गिरवी रखने से मना कर दिया। पहले जहाँ समाज क्या कहेगा सबसे बड़ा डर था, अब वहाँ हम कैसे जिएंगे एक नया सवाल बन गया। ये टकराव व्यवस्था से था, पर बिना शोर के। पुरुष इसे समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि सब कुछ वैसा ही है। खेत जोते जा रहे थे, त्योहार मनाए जा रहे थे, पंचायतें बैठ रही थी, भीतर से गांव की आत्मा बदल रही थी। जिस व्यवस्था को होरी जैसे लोगों ने अपने खून से सींचा था, अब वो व्यवस्था पहली बार असहज महसूस हो रही थी। इधर शहर और गांव के बीच की दूरी और साफ हो चली थी। शहर अब सोचता था कि गांव पिछड़ा है, उसे सुधार की जरूरत है, पर यह सुधार कागजों और सभाओं तक सीमित था। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, पर जमीन तक आते आते वो थक जाती थी। गांव के लिए शहर एक ऐसा सपना था जो कभी पूरा नहीं होता, और जब होता भी है तो कीमत मांगता है। शहर के लोग गांव की गरीबी पर तरस खाते थे, पर गांव की गरिमा नहीं समझते। वे किसान को केवल उत्पादन का साधन मानते, इंसान नहीं। यही दूरी तो सबसे खतरनाक है, जहाँ सहानुभूति तो थी पर समानता नहीं। गांव शहर को देखता था पर डर के साथ, शहर गांव को देखता था बस ऊपर से। दोनों के बीच जो पुल होना चाहिए था वो विचारों का था, पर वो पुल अधूरा रह गया। प्रेमचंद इस दूरी को सिर्फ भौगोलिक नहीं मानते, वो संवेदात्मक भी कहते हैं। शहर को गांव की जरूरत है पर उसकी शर्तों पर, और गांव को शहर की जरूरत है पर अपनी आत्मा खोकर नहीं। यही गोदान का अंतिम स्वर धीरे धीरे उभरने लगता है। ये स्वर ना तो क्रांति का है, ना ही पूर्ण निराशा का। ये एक चेतावनी है कि अगर समाज ने अपने सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज नहीं सुनी तो वो समाज केवल ढांचा रह जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। होरी की मौत के बाद भी गोदान अधूरा था, पर प्रेमचंद बताते हैं कि शायद यही उसका पूरा होना है, क्योंकि जिस गोदान को समाज धर्म मानता है, वो अगर किसी को जीते जी खा जाए तो धर्म नहीं, अपराध। गोदान अब गाय का दान नहीं है, वो मनुष्यता की परीक्षा बन गया है। धनिया जिंदा है पर उसका जीवन भी प्रश्न है। गांव जीवित है पर उसका भविष्य अनिश्चित है। शहर विकसित है पर उनका हृदय बिखरा हुआ है। और इन सब के बीच प्रेमचंद खड़े हैं, किसी जज की तरह नहीं बल्कि एक साक्षी की तरह। वे निर्णय नहीं सुनाते, वे दृश्य दिखाते हैं। वो पाठक को मजबूर करते हैं कि वो खुद तय करे समाज किस दिशा में जा रहा है। गोदान का अंतिम स्वर यही संकेत करता है कि जब तक विचार और जीवन एक नहीं होंगे तब तक सुधार सिर्फ शब्द रहेंगे। जब तक स्त्री की चुप्पी को उसकी सहमति समझा जाएगा तब तक अन्याय चलता रहेगा, और जब तक किसान को सिर्फ साधन माना जाएगा तब तक होरी तो मरते रहेंगे। तो नाम बदलकर, गांव बदलकर, ये उपन्यास किसी समाधान पर तो खत्म नहीं होता,
पर हाँ, एक जागरण ज़रूर समाप्त होती है। और शायद यही प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी सफलता है कि वो कहानी खत्म करते हैं पर सवाल छोड़ जाते हैं। गोदान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि स्त्री यहाँ करुणा नहीं है, दिमागदार, संवेदनशील विवेक बनती है। धनिया, जुनिया, गोबर की पत्ती, ये सब मिलकर ये दिखाती है कि परिवर्तन सबसे पहले घर की देहरी पर ही दस्तक देता है। गोदान 1936 में प्रकाशित हुई थी और उसी वर्ष प्रेमचंद जी का निधन भी हो गया था, इसलिए गोदान का अंत जानबूझकर अधूरा सा है, क्योंकि लेखक के पास समय नहीं था और समाज के पास इसका समाधान नहीं। तो अगर हम आज के संदर्भ में गोदान की प्रासंगिकता सोचें, तो यही वो जगह है जहाँ गोदान पुराना उपन्यास तो नहीं रह जाता, वो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। जैसे मैंने पहले भी बताया, किसान कर्ज से मरता है, रिया चुप रहकर सहमति जता जाती है, शहर गांव पर बहस करता है पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। गोदान आज इसलिए जिंदा है क्योंकि समस्या बदली नहीं है, सिर्फ शब्द बदल गए हैं। आज की गाय शायद कहीं एमएसपी है, कहीं बीमा है, कभी योजना है। आज का होरी कभी आत्महत्या करता है, कभी पलायन करता है, तो कहीं चुपचाप मर जाता है। आप हमें बताइएगा कि ये कहानी, ये सार आपको कैसा लगा। धन्यवाद।